नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक मुद्दा आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में काफ़ी समय से बना हुआ है। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। और आप देखिए एकमात्र राज्य है गोवा जहां ये लागू भी है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आप देखते होंगे कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग सिविल कोड देखने को मिलते हैं। आप देखिए हिंदू धर्म में अलग रीति रिवाज से आप देखते हैं शादियां होती हैं या विवाह विच्छेद होते हैं। या आप देखते हैं कि जो गोद लेने की प्रथा है, या आप देखिए बंटवारे की संपत्ति बंटवारे की प्रथा हो, उसकी बात कर लीजिए। मुस्लिम धर्म में आप लोग जाएंगे तो अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्रिमिनल मामले में आप लोग देखते हो कि कोई किसी की हत्या कर दे तो उसके लिए सब पर एक समान कानून चलता है। तो इन जो आप देखिए अलग अलग समुदाय में अलग अलग कानून देखने को मिलते हैं, उन्हीं को एक तरह से आप देखिए समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सबके लिए समान हो जाएगा। और गोवा की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में आप लोग जाइए और यहाँ आप लोगों को गोवा देखने को मिल जाएगा। पणजी इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। और इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। और आप देखिए कई लोग समान नागरिक संहिता का विरोध भी करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि किसी एक धर्म को टारगेट करते हुए इसे बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए अगर इस तरह का कोई टारगेट होता तो आप देखिए गोवा में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। 3,700 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोवा। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। चलिए तो उसी की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को कमेटी गठित करने का है अधिकार। और राज्यों की कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की है। और कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 162 में ऐसा करने का अधिकार दिया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 162? संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। संविधान की अनुसूची 7 को पढ़िए आप लोग। उसमें आप देखते हैं कि संघ सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं और एक समवर्ती सूची होती है। और इसके अलावा अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य की विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। परंतु जिन विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगी। यानी कि आप देखिए कि कोई समवर्ती सूची में विषय शामिल है, उस पर दोनों कानून बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका केंद्र का कानून होगा वो मजबूत होगा। अगर उन दोनों में टकराव होगा तो केंद्र के कानून को मान्यता मिलेगी। उत्तराखंड गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा भी हो चुकी है। चलिए और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का एक और मुद्दा भी रहा है। राम मंदिर हो, 370 हटाने वाला हो, वो सब हो चुके हैं। अब यही उनके सामने बचा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश, एक आपका मुख्य न्यायाधीश। इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ये आप देख रहे हैं जोशी मठ में 3 दिन में खाली कराए जाएंगे अति संवेदनशील भवन। ये आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशी मठ में जो अत्यधिक क्षतिग्रस्त भवन हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि दरारें भूस्खलन हो रहा है, उसी पर चिंता जताई जा रही है। और देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए इसलिए तो कहते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए। जब आप देखते हैं कि वो बदला लेने पर उतारू हो जाता है तो आप देखते हैं कि रो देते हैं हम लोग। मतांतरण गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो धर्म परिवर्तन का मामला है, हमारे पहले जो कानून मंत्री थे, संविधान के पिता जिन्हें आप लोग कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था। और आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था।
तो धर्म परिवर्तन को हमारा संविधान कभी नहीं रोकता है। आपको जो धर्म मानना है, जिसमें आस्था है, उसे मान सकते हैं, लेकिन वो आप देखिए धोखे से नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर धर्म परिवर्तन होता है तब आप देखिए कि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है। संविधान के भाग 3 को अनुच्छेद 25 से 28 तक आप लोग पढ़िए, यही बात कही गई है। पूंछ में हिंदुओं के घरों पर देर रात को पथराव, शीशे तोड़े गए। ये आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और 370-35 से 2019 में हटा दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। दुनिया में जहां भी रहो, भारत को अपने दिल में रखो, मोदी साहब कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को दिया राष्ट्रभक्ति का मंत्र और सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं की थीम पर डाक टिकट का विमोचन किया। और वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत ने तरक्की की ओर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। इंदौर में ये 17वां प्रवासी सम्मेलन हो रहा है ना, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2003 में मनाया गया था पहली बार। और आप देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो एक तरह से आप कहिए कि उसी के कारण मनाया जाता है। और 2 साल में अब एक बार मनाने शुरू हो गया है 2015 से। ठीक है, प्रधानमंत्री ने दुनिया की निगाहें भारत पर हैं। पूरी दुनिया यह जानने को उत्सुक रहती है कि भारत क्या कर रहा है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज़, संदेश भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत के युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यू भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। इस वर्ष भारत G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है और ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का बड़ा अवसर भी है। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की परंपरा शुरू की थी। व्यवसायिक संबंध कैसे सामाजिक समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, ये हमने करके दिखाया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने से भारतीय गौरव और बढ़ जाता है। भारतीयों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास होता है। और प्रवासी कहने का मतलब होता है कि अपनी जगह से किसी और जगह आप लोग रह रहे हैं। जैसे आप देखिए कि कई लोग विदेशों में रहते हैं तो उन्हीं को खासकर ध्यान में रखा जाता है। G20 की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा नीचे। ठीक है, शीतलहर के साथ कोहरे में बढ़ाई लोगों की परेशानी। अब ठंड पड़ ही रही है, टीवी पर बिना सेट टॉप बॉक्स देख सकेंगे, फ्री चैनल आप लोग। ब्राजील की संसद में घुसे बोल्सोनारो समर्थक, तोड़फोड़ हुई है। और दिल्ली से पटना जा रहे विमान में नशे में धुत 2 का हंगामा, गिरफ्तार। याद देखिए इंडिगो विमान में इस तरह की भी कई घटनाएं आ रही। कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी। केंद्र से गरीब परिवारों को सालाना 75,000 रुपये की मदद। ये आप देखिए मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम से धन के असमान वितरण को कम करने में भी सहायता मिली। बिहार, झारखंड सहित देश के 9 गरीब राज्यों को मिला सबसे अधिक फायदा। बड़ी मात्रा में अन्न की खरीदारी से छोटे व सीमांत किसानों के हाथों में नकदी पहुंची। ये आप देख रहे हैं कि जो दिया जाता है, फ्री अनाज दिया जा रहा है ना, उसी की बात हो रही है। राज्यों के हिसाब से लाभार्थियों की संख्या देखें तो आप देखें करोड़ों में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, 15 करोड़ है। बिहार में 8.7 करोड़, महाराष्ट्र में 6.5, बंगाल में 6, मध्य प्रदेश में 5.1 करोड़, पंजाब में 1.6, झारखंड में 2.6, हरियाणा में 1.2। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। और मुफ्त अन्न वितरण कार्यक्रम की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी रहता है। और नेपाल से इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा लगा आपने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। यदि आप दिल्ली चलाएंगे तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी, केजरीवाल कह रहे हैं। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उतनी शक्तियां नहीं रहती हैं जितनी बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री के पास रहती हैं। और चुना हुआ मुख्यमंत्री है दिल्ली का, इसीलिए आप देखते हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हमेशा टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, सदन में हुई तोड़ फोड़ की निगम करेगा वसूली। ये आप देखिए दिल्ली निगम कह रहा है।
और यहाँ भी चुनाव हुए थे ना एमसीडी के, तो उसी को लेकर बात हो रही है। गृह सचिव ने हवाई अड्डे की व्यवस्था की समीक्षा की और केंद्रीय कैदियों को नहाने के लिए मिलेगा गर्म पानी। और नफरती भाषण संबंधी याचिका दूसरी पीठ को ट्रांसफर की गई है। एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो आप देखें, और इनके सांसद बीजेपी के प्रवेश वर्मा के द्वारा जो नफरती भाषण दिए गए थे उसी की बात हो रही है। पीडब्ल्यूडी को बारापूला फेज 3 के लिए मिली जमीन। विधानसभा समिति ने प्रमुख वित्त सचिव पर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। और आप देखते हैं सुल्तानपुरी विकरण के आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। जो युवती को कार से घसीटने की घटना हुई थी उसी की बहुत बात हो रही है। गृह मंत्री का नाम लेकर ठगी करने वालों को नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। 20 दिन बाद भी फिर गंभीर श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता। और आप देखते हैं कि यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई रहता है, 400 से ऊपर रहा है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है यहाँ। यमुना में टेक्सटाइल इकाइयों से पहुंच रही है 70% गंदगी। और सीपीसीबी ने दिल्ली और हरियाणा से मांगा है जवाब, 30 दिनों के भीतर सुधार के लिए एक्शन प्लान देने के लिए कहा गया है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, आप देखिए एनजीटी ने दिल्ली के एलजी की अध्यक्षता में बनाई समिति। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात हो रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। नदियों के लिए आप देख रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं सब कोई, फिर भी गंदगी ज्यों की तो है। उबर की महिला चालक से कैब लूटने की कोशिश, ये दिल्ली में। शीर्ष अदालत ने पूजा स्थल कानून पर केंद्र से फरवरी अंत तक मांगा जवाब। देखिए पूजा स्थल कानून 1991 के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, और आपने देखा है कि एक मुद्दा मामला हमारे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा और सबसे विवादित रहा, वो है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद। और ये आप देखिए कि जब एक पार्टी का गठन हुआ, उसने अपना चुनावी मुद्दा बनाया, उसके बाद देश भर में आप देखिए कि इसकी बात होने लगी, उस पार्टी को इसका फ़ायदा भी मिला। और आप देखते हैं कि दंगे हुए, दो समुदाय के बीच खाई बढ़ती गई। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, तो उसके बाद आपने देखा है कि बहुत सारे दंगे भी हुए और बहुत सारे लोग मारे गए, आतंकी हमले भी हुए। तो उन सब परिस्थितियां आगे ना हो, इस तरह की ना बने, एक कानून 1991 में लाया गया था। और इसी को आप लोग क्या कहते हैं, पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991। इसमें साफ कह दिया गया था, एक डेट रख दी गई थी 15 अगस्त 1947। इसके पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हों, चाहे मस्जिद तोड़ी गई हों, कि सबको भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया था कि आगे इस तरह के कोई विवाद ना हो, क्योंकि कई इतिहासकार कहते हैं इस बात को कि 3000 से ज़्यादा स्थान ऐसे हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। तो उन्हीं के समाधान के लिए तरह से ये कानून लाया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। तो देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या कहती है। कुछ देशों को श्रेष्ठ मानने की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता भारत, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं। एरो इंडिया शो 2023 के दौरान ये कहा गया है, रक्षा मंत्री है ना। OROP बकाया का 15 मार्च तक भुगतान करे केंद्र। ये आप देखें किसकी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सशक्त बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाये भुगतान के लिए कही है बात। और इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगी संसद की नई इमारत। और गणतंत्र दिवस परेड में इस बार देखेंगे 16 राज्यों की झांकी। यूपी हरियाणा ने अंतिम दौर में बनाई जगह, प्रतिस्पर्धा में शुरू से शामिल मध्य प्रदेश चंडीगढ़ चैन से बाहर हो गए हैं। चलिए, और आप देखते हैं गणतंत्र दिवस की बात होती है तो 26 जनवरी को मनाते हैं आप लोग, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान भी लागू हो चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था। इसलिए आप देखते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र के रूप में आ चुके थे। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिल गई थी। ठीक है। और PM19 को हैदराबाद में विभिन्न रेल परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। ये आप देखिए हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है। और इसकी तेलंगाना की सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो
तमिल सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका ये तेलंगाना फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग नो एंट्री के उल्लंघन पर कसेगा शिकंजा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एजेंसियों से कहा है कि रस्म अदायगी ना हो सड़क सुरक्षा सप्ताह और 11 से 17 जनवरी तक मनाए जाने वाले सप्ताह में जागरूकता के साथ सख्ती भी पर भी जोर देने की बात हो रही है। एक मालूम है आप लोगों को कि हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है, मौत होती है सड़क दुर्घटनाओं में, तो उसी को लेकर जागरूकता बढ़ाने की बात हो रही है। हमारे प्रवासी भारतीय यात्री से विपक्षी एकता मजबूत होगी, पवार कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की बात करें तो एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और देश की आज़ादी के लिए संगठन था। फिर आगे चलकर यही एक राजनीतिक दल बन गया था। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर लिखा करिएगा, क्योंकि इससे कई परीक्षाओं में ये भी पूछ लेता है और इस पर आपकी सोच आपसे पूछ सकता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, शाखा लगाते हैं। चलिए आप देखिए, जो राहुल गांधी हैं वही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ठीक है, अपनी दाढ़ी का भविष्य भारत जोड़ो यात्रा की बात तय करेंगे राहुल गांधी। चलिए अब देखते रहिए आप लोग, राजनीति से भरा हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल ने नहीं पढ़ा पूरा भाषण। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए, केंद्र में किसी और की सरकार रहती है और राज्य में किसी और की सरकार रहती है, तब आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिलता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति आप जानते हैं केंद्र सरकार करती है। और आपने देखा होगा कि भले ही राष्ट्रपति करता है लेकिन उसमें डायरेक्ट ना हो हस्तक्षेप दिखता हो, लेकिन इनडायरेक्ट आप देखिए पूरी चलती सत्ता दल की है। और सत्ता दल आप देखते हैं इसीलिए कई राज्यों में अपने ही नेता को राज्यपाल बना देते हैं, तो वो राज्यपाल उन्हीं की सलाह पर काम करेगा। तमिलनाडु चले जाइए आप लोग, और तमिलनाडु चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल से लगती है। और आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है डीएमके के। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में कितना तनातनी होती थी ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच। किताब में खुद को टीपू सुल्तान दिखाने जाने पर तिल मिलाए सिद्धारमैया। ये आप देखिए कर्नाटक में भी चुनाव है अब, तो बेंगलोर इसकी राजधानी है, तो वहीं की बात हो रही है। और कर्नाटक की सीमा अगर आप लोग देखें तो इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, और इसकी सीमा आप देखेंगे तमिलनाडु और केरल से लगती है। यहाँ अगर थावरचंद गहलोत, अब आपको मालूम होगा थावरचंद गहलोत पहले बीजेपी के नेता थे, वो मंत्री भी रहे हैं, अब कर्नाटक के राज्यपाल बन गए। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। भाजपा ने आपको बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। 12 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे मुंबई। ये राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम लोग बात करें तो किन के जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, बताइए? तो 12 जनवरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं ना, तो उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? एक इंडियर, ये आप देखेंगे इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। मंत्रियों को नहीं मिले विभाग। हिमाचल में आप देखे होंगे चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस को बहुमत मिला। इसकी राजधानी हिमाचल की शिमला है, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं।
और वहीं की बात हो रही है, ये चुनाव करवाता कौन है? चाहे आप देखिए विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इनके लिए आप देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और बाकी राज्यों में आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच हो चाहे विधान, जो आप नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग आप लोग सुने होंगे, वही करवाता है उन चुनाव को। मुख्यमंत्री ने पूछा उदास क्यों हो, सांसद ने दिखाया धमकी भरे संदेश। ये आप देखेंगे कहाँ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। रामपुर से आप देखेंगे कि चुनाव जीते थे, उन्हीं को मिल रहे हैं ये धमकियां। निर्वाचन आयोग ने कहा घर से दूर रहने व युवाओं की उदासीनता से कम पड़ रहे हैं वोट, और इसलिए आप देखें ना रिमोट के जरिए अब वोट का कुछ हो रहा है, वोट डालने की तैयारी। तो चलिए क्या होता है, क्योंकि आप देखें एक और लोगों का भरोसा भी कम हुआ है आप देखें कि चुनाव प्रक्रिया पर, और इस भरोसे को भी जोड़ना होगा। बहुत सारी आप देखिए कमियां हैं, तो उस पर जाना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट जज के खिलाफ खड़े हुए तृणमूल समर्थक वकील, जरूरत पड़ने पर मामले की सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा, ये मुख्य न्यायाधीश कह रहा है। ये आप देखिए बंगाल में एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था बड़ा, कई घोटाले सामने आ रहे हैं खुल के, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और इसकी सीमा की अगर आप देखें तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। फिर टूटा दल नहीं, दिल टूटा है दल नहीं, फिर मिल जाए, पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा कि रामविलास पासवान, जो अच्छे, आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में अच्छा उनका दबदबा था, तो उन्हीं को आपने देखा होगा कि क्या हुआ था। उनकी डेथ के बाद आपने देखा है कि उनकी पार्टी लोजपा दो भागों में बंट गई थी, उनके भाई और भतीजे के बीच, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और बिहार की बात करते हैं हम लोग, तो आप देखते हैं कि पटना इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है इसकी। सुंदरवन के संरक्षित मैंगो पेड़ों को काटकर जमीन दखल कर रही है तृणमूल कांग्रेस, ये विपक्ष के नेता के द्वारा लगाया जा रहा है ममता बनर्जी पर। सुधाकर का बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री है और इन्हीं के विधायक हैं। आप देखिए पहले मंत्री बने थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इन्हीं के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, उसी को लेकर बात हो रही है। विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन अपनी इन्हें रोके तब तो उनके निशाने पर हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये आप देखिए आर्टिकलशिप के दौरान घर बैठे परीक्षा दे सकेंगे CA छात्र। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया देश में अपने 8 लाख छात्रों को कोर्स में परिवर्तन करने जा रहा है, और इन छात्रों को अब 16 की जगह 12 पेपर की परीक्षा केंद्र पर देने होंगे। बाकी 4 पेपर भी अपने आर्टिकलशिप के दौरान घर पर बैठ सकेंगे। अच्छी पहल है। और आप देखिए कि डिजिटल यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है अब, कि आप लोगों को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से ही बैठकर डिग्री ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। याचिकाओं का की संख्या कानूनी प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। जस्टिस कौल बोले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा सरकार दाखिल करती है 50% से ज़्यादा याचिकाएं, और याचिकाओं के प्रति सरकार की विचार प्रक्रिया में बदलाव हुए बिना समाधान मुश्किल है। और आप देखिए इसके लिए आप देखते हैं कि बहुत सारे केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं। गोविंद पानसरे हत्याकांड में 10 आरोपितों को दोषी ठहराया गया। श्रमिक नेता थे गोविंद पानसरे, ये आप देखेंगे 2015 में ये हत्या हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र की बात हो रही, और इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। केरल के गृह सचिव उनका परिवार सड़क हादसे में घायल हुआ है। ये केरल आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे इंडेक्स आते हैं रहते हैं, जिसमें केरल आप लोगों को टॉप में देखने को मिलता है। चाहे स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए आप लोग।
और केरल 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। आर्य मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका केरल फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। अमूल के एमडी आर एस सोडी हुए पद मुक्त। गुजरात दुग्ध विपणन महासंघ के। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बागों के कोर क्षेत्र अखंड रखें। दिल्ली सरकार ने। भूस्खलन के बाद मलबे से बनी जमीन नहीं सह पा रही है बोझ। ये आप देखिए जोशीपट उत्तराखंड में जो हो रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। कई जगह आप देखेंगे दरारें भी पड़ गई हैं घरों में भी। G20 की पहली बैठक में ममता ने पेश की बंगाल की एकजुटता की मिसाल। ये आप देखिए कि G20 की बात करते हैं, इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या राष्ट्रीय संगठन हो उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है कई बार। और आपको मालूम होगा कि इसमें 20 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। और ये आप देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन समन, सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को इसके सदस्य देखने को मिलेंगे। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है ना, इसलिए 45 साल बाद गैंडों के लिए सबसे सुरक्षित रहा काजीरंगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए सुरक्षित है। और आप देखते हैं कि लुप्त पे रहा एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा में 1977 के बाद पिछले साल एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ था। 45 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ? ये आप लोगों को असम में देखने को मिलेगा। कहाँ? असम में देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में 3.25 लाख सुझाव मिल चुके हैं अध्ययन कर रही समिति के लिए। वही आप देखिए समान नागरिक सहायता के लिए बात हो रही है। चलिए, पहली बार 1835 में प्रस्तुत हुई थी रिपोर्ट। समान नागरिक सहायता की अवधारणा का विकास भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानूनों के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित की गई थी। हिंदुओं, बौद्धों, जैन, सिखों के लिए वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया था। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए व्यक्तिगत कानून थे। यह है संवैधानिक बाधा इसमें। ये आप देखें भारत में संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। भारतीय अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध भी है और इसी को लेकर लोग विरोध भी करते हैं। एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तो देखिए पहले सज़ा भी आप देखिए कोई किसी की क्रिमिनल जो रहता था कानून, आप सोचिए कोई मामला रहता था उसमें भी अलग अलग सज़ा होती थी। उच्च जाति का है तो उसे कम सज़ा मिलती थी या उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। जो निचली जाति का हुआ करता था उसे कड़ी सज़ा मिलती थी। तो उसमें आप देखिए कि जो क्रिमिनल कानून आए हुए हैं वो सबके लिए बराबर है। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। रिश्तों को गहरा करता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, हमारे S जयशंकर साहब कर रहे हैं। ये इंदौर में आयोजित कर हो रहा है। मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसके राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देश के 50 सरकारी अस्पतालों में ही रेडियोथेरेपी की सुविधा। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज पर निर्भर है ज़्यादा कैंसर मरीज। 10 लाख की आबादी पर होनी चाहिए रेडियोथेरेपी की एक मशीन। चलिए, ये हाल है स्कूलों का और अस्पतालों का, तो यही हाल है। राजस्थान में सिगड़ी के धुएं से दम घुटने से 5। ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब कुछ भी जला के आप लोग रूम में बंद करके मत रख लिया करिएगा, इससे कई लोगों की जान भी जा रही है और ठंड पड़ ही रही है। कोरोना की XBB 1.5 वेरिएंट का नया मामला मिला है भारत में और कोरोना महामारी भी फिर से बढ़ने लगी है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती का पर्चा लीक करवाने वाले के भवन पर चला बुलडोजर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
हरियाणा और पंजाब, छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, छत्तीसगढ़ यहाँ है। और आपको मालूम होगा कि हर राज्य में इस तरह के पर्चे लीक होते रहते हैं। बस कहीं आप देखिए अच्छे से जांच हो जाती है, कहीं छूट जाते हैं। देश भर में मॉडल सरकारी गांव के निर्माण पर सरकार उत्साहित है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका खारिज की है। ये बंगाल सरकार की एक याचिका पर विचार करने से इनकार किया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका की बात हुई थी। देख रहे हैं ना। गो फर्स्ट के विमान में ने 50 यात्रियों के बिना ही भरी उड़ान होगी कार्रवाई। ये विमान में नशे में आप देखिए 2 गिरफ्तार हुए। विमान में अभद्र व्यवहार के मामले में विशेषज्ञों ने की कड़ी सजा की पैरवी। एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भी जारी हो चुका है। देश भर में 1200 एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी है, देख लीजिए। एनिमेशन व विजुअल इफेक्ट में स्नातक कराएंगे देश भर के विश्वविद्यालय। और सेक्टर स्किल काउंसिल की 10 डिग्रियों की संस्तुति पर टास्क फोर्स का भी जोर है। और विशेषज्ञों ने शासनादेश जारी कर 2025 से पाठ्यक्रम में शामिल होने की सिफारिश की है। और आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति भी हमारी आ गई है, तो उसको भी लागू करने की बात हो रही है। विशेषज्ञों ने जो सुझाव है डिग्री कोर्स, ये आप लोग देख लीजिए। बैचलर पीजी इन एक्सपीरियंशियल आर्ट, ये आप देखिए। बैचलर इन ग्राफिक आर्ट, बैचलर इन सिनेमेटिक आर्ट, बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट एंड साइंसेस, बैचलर इन विजुअल आर्ट, बैचलर इन विजुअल आर्ट, बैचलर इन विजुअल आर्ट, ये आप। और आप देखेंगे बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर इन विजुअल आर्ट और बैचलर इन विजुअल आर्ट। चलिए देख लीजिए। सरकार ने कनाडा में बसे अर्शदीप को आतंकी घोषित किया है। और ये आप देख कनाडा में रहने वाले और गिल पंजाब के लोगों की हत्या करने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन देने और जबरन वसूली के कई मामले उस पर शामिल हैं। गुजरात में ब्याजखोरों के खिलाफ अभियान की बात हो रही है। गैर कानूनी ढंग से ऋण देकर जमा ब्याजखोरी का धंधा जो है ना, ये पहले आप देखते थे कि साहूकार बहुत किया करते थे किसानों के लिए। कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़वाने वाले जी रहे हैं भय में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो चर्चित हत्याकांड हुआ था ये उदयपुर में, उसी को लेकर बात हो रही है। पंथी कार दुर्घटना व कुछ अपराधों की रिपोर्टिंग बहुत ही खराब है, केंद्र कह रही है। सह शिक्षा इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मदनी कह रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी। कई मामलों में आरोपित पुलिस अधिकारी बर्खास्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ने 9 लाख की नज़रबंदी 17 फरवरी तक बढ़ाई। माओवादियों और पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध रखने वाले आरोपित की। गुटखा पाउच में छिपाकर बैंकॉक ले जा रहा था $40,000 पकड़ा गया है कस्टम विभाग ने। वैश्विक पटल पर बढ़ रही है हिंदी की गूंज। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आप लोग मनाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसी के साथ उपलक्ष्य में हर साल हिंदी दिवस आप लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिंदी में प्रथम भाषा बताया 2011 की जनगणना में। और देखते हैं कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है हिंदी को, लेकिन बहुत सारे राज्य इसका विरोध भी करते हैं, खासकर दक्षिण भारत में। चलिए, तो ये भी आप लोग। विश्व में बोले जा सकने वाली जटिल से जटिल शब्दों को हिंदी में लिखना संभव है क्योंकि यह ध्वनि आधारित भाषा है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। हिंदी में संज्ञा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद होता है और इसी के अनुरूप की क्रिया और विश्लेषण में भी बदलाव होता है, इसलिए हिंदी को सीखना जटिल माना जाता है। तो आप लोग हम लोग जानते हैं तो एक तरह से जटिल भाषा जानते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या थाना, ये आप देखिए असम में। असम देखना है तो आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से इसकी लगती है। विश्वविद्यालय ही नहीं, चीन के गांवों तक कर रहे हैं हिंदी का प्रचार प्रसार। अनूठी अभियान में जुटे बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी भारत से भी कराते हैं परिचय। अच्छी बात है, होना चाहिए। आप देखिए अब राष्ट्रीय भाषा कब बनती है। और सबसे पहले तो आप देखिए कि सरकार के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है या कोर्ट अदालतों के द्वारा तो वो इंग्लिश में रहता है, तो सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। उनका कम से कम ट्रांसलेट कर आप देखेंगे कि हिंदी में तो होना चाहिए या स्थानीय भाषा में होना चाहिए कि लोग आसानी से उसे समझ सके। आप लोगों ने भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा होगा।
वो जहाँ भी जाते थे वहाँ की स्थानीय भाषा में अपने बातें रखते थे, इसलिए उनसे ज़्यादा लोग जुड़ते भी थे। देखिए ये संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल है, और इसे भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल और भी आपके रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को पढ़ लिया करिएगा। ये काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा देता है। दलबंदी की सीमाएं पहचाने हिंदू संगठन। स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत में सेकुलर वामपंथी की समूची राजनीति के तमाम अग्रणी विचारक, रणनीतिकार और प्रचारक मुख्यतः हिंदू ही रहे। ऐसे तमाम नेता, अकादमिक, लेखक और पत्रकार भी हिंदू मिलेंगे। उन्हें किसी अन्य धर्म या समाज में कोई बुराई नहीं दिखती है, केवल हिंदू समाज शास्त्र और परंपरा में दिखती है। उसी क्रम में कुछ हिंदू संगठनों द्वारा हिंदू संस्थानों को ही नीचा दिखाना दिखाना तक आता है, और इसका एक उदाहरण रांची में कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा की गई रामकृष्ण मिशन की भर्त्सना है। और मिशन में क्रिसमस पर जीसस की प्रार्थना की गई है। इस पर कुछ हिंदूवादियों ने मिशन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है, जबकि ठीक उसी समय इन्हीं संगठनों के नेता दिल्ली में बिस्पों को न्योता देकर क्रिसमस का जलस आयोजित कर रहे थे। तब उन्हें हिंदूवादियों द्वारा रामकृष्ण मिशन में जीसस की पूजा आरती पर आक्षेप विचित है। कायदे से तो उन्हें रामकृष्ण मिशन में जीसस पूजा का स्वागत करना चाहिए था, अन्यथा जीसस को राम के समान पूजनीय मानने का क्या मतलब हुआ है। यह तो आम हिंदुओं को भ्रमित करना और सम्मानित हिंदू संस्थाओं को बदनाम करने का दोहरा पाप है, खासकर तब जब रामकृष्ण मिशन अपने संस्थापक स्वामी विवेकानंद की भावनाओं पर चल रहा है। अमेरिका में 1 अप्रैल 1900 में कृष्ण पर एक व्याख्यान में विवेकानंद ने भगवान कृष्ण और जीसस क्राइस्ट के जन्म की परिस्थितियों की तुलना की थी। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट और गीता में कुछ समानता भी दिखाई थी, किंतु उसके अगले ही महीने गीता पर अपने व्याख्यान में ईसाई विश्वासों और हिंदू विश्वासों में बुनियादी भेद को भी उन्होंने उसी सहजता से रखा था। अमेरिका में ही मोहम्मद पर एक व्याख्यान में विवेकानंद ने अपने स्वभाव के अनुरूप रहना और आत्मश्रद्धा रखने के को ही सर्वोच्च धर्म बताया था। अपने तमाम व्याख्यानों द्वारा विवेकानंद ने संपूर्ण मानवता के सार्वभौमिक धर्म के रूप में वेदांत को ही प्रतिष्ठित किया था, और इसी हेतु दूसरे धर्मों पर चोट करने के बदले अपने अनुयायियों का विवेक जागृत करने का यत्न किया था। किंतु इसके लिए उन्होंने ईसाई मिशनों, मोहम्मदी व्यवहारों अथवा इतिहास की लिपापोती कभी नहीं की। अपने हिंदू विचारिकता पर दृढ़ रहकर सत्यनिष्ठा और प्रेम के साथ उन्होंने सर्वत्र वेदांत का सफल प्रचार भी किया। उन्होंने लक्ष्य का मुख्य साधन शिक्षा को बताया। उनके विचार में भारत की विदेश नीति के मुख्य अंग वेदांत का प्रसार समस्त संसार में होना चाहिए। उसकी तुलना में हमारे राजनीतिक हिंदूवादी अपने संस्थापक की शिक्षाओं भावनाओं के सर्वथा विरुद्ध जा रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने भारत में हिंदू समाज के अतिरिक्त दूसरे समाजों को अराष्ट्रीय कहा था। उनके अनुसार बाहरी भोगवादी अराष्ट्रीय मौज मस्ती करते हुए घर की परवाह नहीं करते हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेजों मुसलमानों दोनों को भारत के प्रति आक्रामक भाव रखने वाले मानते थे, और जिनमें सठगांठ थी। इसलिए उन्होंने गांधी और कांग्रेस के मिश्रित राष्ट्रवाद को विकृत राष्ट्रीयता कहा था। उन्हें दलीय राजनीति से सख्त परहेज था। इसी कारण वह संघ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस हिंदू महासभा से दूर ही रहने का यत्न करते थे, और अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने को सर्वोपरि लक्ष्य मानते हुए भी उन्होंने दलीय राजनीति को खारिज किया। और वस्तुतः संघ द्वारा ही प्रकाशित डॉक्टर हेडगेवार चरित्र जीवनी में ऐसे कई मूलभूत विचार मिलते हैं जिनसे संघ परिवार दूर हो गया है। आज खोजने पर भी डॉक्टर हेडगेवार के विचारों, दस्तावेजों और लेखन का कोई ठोस संग्रह नहीं मिलता है। ये आप देखते हैं कि बीएसपी, आपने देखा होगा कि जो मायावती की पार्टी है वो आप देखते हैं कि कहती रहती है कि हम भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलती है, और समाजवादी पार्टी आप देखते हो ये कहती रहती है राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलती है। बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती है, कांग्रेस गांधी की बात करती है, नेहरू की बात करती है, लेकिन उनकी विचारधारा देखिए और इनकी विचारधारा देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क दोनों में देखने को मिलेगा आपको। तो ये भी है। और यह क्या दर्शाता है? यही कि संगठनों में अपने संस्थापक के विचारों के प्रति संकोच का भाव है। अब ये पूरी तरह से भिन्न विचारों नीतियों को अपना चुके हैं। दलीय राजनीति में डूब जाना हिंदू धर्म समाज राष्ट्रवाद के अर्थ को गड़मड करना उसी के उदाहरण प्रतीत होता है। आज संघ के नेता ईसाई मिशनों और बिस्पों से घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मना रहे हैं। जरा सोचें कि डॉक्टर हेडगेवार ने कब यह सब करने को कहा था।
उन्होंने तो जब भारत का पर विदेशी शासन था तब भी हिंदुओं के सैन्य प्रशिक्षण के खुले अभियान चलाए, और वह कोई अनुचित या अवैध काम नहीं कर था, अन्यथा ब्रिटिश शासन उसे निश्चित ही रोक देता। और उसकी तुलना में आज स्वतंत्र भारत में हिंदुओं पर होते कानूनी भेदभाव और सामाजिक हिंसा पर भी संघ परिवार के नेता अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। और उनकी तुलना में स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों में अपने संस्थापक के विचारों पर गर्व है। वे उनके विचारों का तमाम भाषाओं में अनुवाद कर प्रचार के लिए प्रयासरत हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित विद्यालय अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं, तब राजनीतिक हिंदूवादियों द्वारा उस पर चोट करना अपने ही समाज की हानि करने के समान है। उन्हें समझना चाहिए कि हिंदू संस्थाओं को लाछित करने और अपने एकाधिकार की नीति उनके अपने हित में भी नहीं है। और वस्तुतः हमारे धर्म, संस्कृति और शिक्षा के संदर्भ में पार्टी बंदी या एकाधिकारी भावनाएं हानिकारक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, श्री अरविंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि आधुनिक मनीषियों ने कभी पार्टी बंदी को उपयोगी नहीं समझा। उन्होंने सामाजिक उत्थान का राष्ट्रीय उन्नति के लिए किसी दलबंदी को आवश्यक नहीं समझा। और दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में वामपंथियों की भांति हिंदूवादी भी दलबंदी से ग्रस्त हो बैठे। इसके लिए उन्होंने महान हिंदू मनीषियों, अपने संस्थापकों की सीखें भी भुला दी है, और फलतः उन्होंने धर्म को राजनीति के अधीन मान लिया, जबकि संपूर्ण हिंदू ज्ञान परंपरा ने राजनीति समेत प्रत्येक सांसारिक कार्यों को धर्म के अधीन रखने की सुनिश्चित सीख दी थी। उसी को वर्तमान युग में भी सभी हिंदू मनीषियों ने दृढ़ता से पुनः समझाया। स्पष्ट है कि हिंदूवादी संगठनों को दलबंदी की सीमाएं पहचाननी चाहिए, साथ ही अंतस में झांककर अपने सिद्धांत, व्यवहार, इतिहास का सत्यनिष्ठ मूल्यांकन भी करना चाहिए। चलिए, तो ये आप देखिए शंकर शरण के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, पढ़ लिया करिएगा। समय के साथ समर्थ होती है हिंदी। यदि हम हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने का सपना देख रहे हैं तो विदेशी हिंदी विद्वानों और प्रवासियों भारतीयों के बल पर। चलिए देखते हैं लगन और कौशल, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये आप देखेंगे मतांतरण का जो मामला धर्म परिवर्तन का चल रहा है उसी पर लिखा गया है। नया ही चलेगा, जो समय के साथ अद्यतन नहीं होता है, नवीन नहीं होता है, वह सड़ कर नष्ट हो जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट का यही संदेश है। चलिए, प्रकृति से छेड़छाड़ के खतरे। विकास के नाम पर प्रकृति के अत्यधिक दोहन ने मानव जाति सहित कई जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है। जलवायु परिवर्तन उसी का उदाहरण है, और पूरी दुनिया आप देख रहे हैं कि जूझ रही है जलवायु परिवर्तन से। शब्बेश शेखर जी की पवित्रता का प्रश्न। ये आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड में आपको देखने को मिलेगा पारसनाथ पहाड़ी पर। पारसनाथ जैन धर्म के तीर्थकर थे। रांची की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची है। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अब देखिए कि झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल शब्बेश शेखर क्षेत्र में इको टूरिज्म समेत तमाम पर्यटन गतिविधियों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र ने राज्य सरकार से भी कहा है कि वह इस क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन के विशेष प्राविधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दे। केंद्र सरकार की यह पहल अपनी आस्था को लेकर उद्वेलित जैन समाज के लिए संतोष की बात है। आशा की जानी चाहिए कि जल्द ही इस मामले का स्थायी समाधान भी निकाल लिया जाए। चलिए, उच्चतम चोटी इसकी आप देखेंगे कि 1350 मीटर की है, पारसनाथ की। चलिए, और आप देखिए कि इसमें अधिकतर जैन धर्म के जो तीर्थकर रहे हैं वो यहाँ से जुड़े रहे हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे इसे और पवित्र मान लिया जाता है। धार्मिक आस्था पर हावी ना हो पर्यटन। और ये आप देखेंगे खरी खरी तंज कसा जाता है, अपनी डफली पराया राग। चलिए, ये भी पढ़ लिया करिएगा, पढ़ना है तो। इसी वर्ष दिख सकती है 2024 की तस्वीर। ये आप देखेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, देखते हैं। चुनाव सुधार की प्रासंगिकता। भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को बढ़ाया जाए ताकि राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र का भी मूल्यांकन किया जा सके और जनता को भरोसे में लिया जाए। क्योंकि अब अगर आप देखिए कि वोट ही डालने ना दिया जाए और जो चुनाव आयोग पर जो स्पेशल निरीक्षण खड़े होते हैं उनके भी जवाब मिले तो आप देखें जनता का भरोसा बना रहेगा। ये IDBI बैंक खरीदने के दौर में 4 कंपनियां आप देखने को मिलेंगे। प्रस्ताव की समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय और RBI। RBI नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं।
और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। IDBI की बात हो रही है, IDBI बैंक। और ये आप देखते हैं कि इसकी अगर बात करें हम लोग स्थापना की, तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 में हुई थी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। 3 दिन में की गिरावट के बाद सेंसेक्स 846 अंक उछला, ये सकारात्मक रही है। HDFC और IOB ने कर्ज पर ब्याज दर बढ़ाया। और फिर आप देखेंगे RS सोडी ने अमूल के MD पद से इस्तीफा दे दिया है। आप देखें, MG मोटर ने लॉन्च की नेक्सन जेन हेक्टर। वित्त वर्ष 2024 में सेवा में 1.25 लाख कर्मचारियों की भर्ती करेगी BTCS कंपनी। कौन सी? TCS कंपनी। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं भारतवंशी अमेरिकी गोरल कह रहे हैं, हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कह रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के संग PM की बैठक शुक्रवार को होगी, ये आम बजट से पहले। और नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रवार विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे। नीति आयोग आपका योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था, उसी की बात हो रही है। ऑटो एक्सपो की रौनक बढ़ाएगा EV इलेक्ट्रॉनिक। आजकल आप देख रहे हैं कि टैक्सियों की बात हो रही है, वाहनों की बात हो रही है। कोचर दंपत्ति को बम्बई हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। ICICI बैंक में जो आप देखिए घोटाला हुआ है, धोखाधड़ी, उसी की बात हो रही है। गाद के कारण छिछले हो रहे हैं बांध, ये आप देखिए। और इसलिए चिंता की बात है, विभिन्न देशों में जल सुरक्षा, सिंचाई और बिजली उत्पादन में बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बांधों की क्षमता कम होना सभी मोर्चों पर बड़ी चुनौती पैदा करेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया में जल संकट दिख रहा है, ऐसे में बांधों और अन्य जल भंडारण स्रोतों की क्षमता में 1/4 तक की कमी हो जाना नए संकट को जन्म दे सकता है। चलिए, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन शक्ति सिर्फ नारा नहीं है, बेहतर जीवन जीने का माध्यम भी है। पटनायक साहब करें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश से लगती है, और अच्छे मुख्यमंत्री हैं। दाऊद की फैक्ट्री लगाने में मददगार 3 को 10 साल की सजा हुआ है, गोवा में गुटखा के मालिक। कांग्रेस विधायक का पुत्र, ये आप देखें समाज की सबसे घटिया बुराई, ये राजस्थान की घटना है। देखिए, ये आप देखिए ब्राज़ील की संसद में जो तोड़फोड़ है, उसी की बात हो रही है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच चालू वर्ष में FTA की उम्मीद है। FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है। इसके होने से आप देखेंगे कि क्या होगा, व्यापार में आसानी होगी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। सोलेदर में घुसी रूसी सेना, बाखमूत पर भीषण हमले। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, कब इनका युद्ध होगा ये कहवाना बड़ा मुश्किल भी है। नेपाल में संसद सत्र शुरू, आज बहुमत साबित करेंगे PM प्रचंड। और आप लोगों को मालूम होगा कि नेपाल हमारा पड़ोसी, यहाँ चुनाव हुए थे, उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है आपकी। ठीक है। और अगले चुनाव में राजनीतिक इंजीनियरिंग से दूर रहे सेना, इमरान कह रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड में वायुसेना का स्वागत किया गया। बैंकॉक के दक्षिण पूर्व स्थित यू तपाओ नेवल एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के दल की अगवानी हो रही है। ठीक है। और आप देखिए, संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेने के लिए यहाँ से जापान के लिए रवाना हुए थे। और स्वेज नहर में फंसा मालवाहक जहाज निकला, यातायात शुरू हो गया है। सबसे व्यस्तम मार्ग है ना ये, आप देखते हैं। अमेरिका में पहली महिला सिख जज ने ली शपथ। ये सऊदी अरब अब कोरोना से पहले जितने लोगों को हज यात्रा पर आने देगा। ताइवान के आसपास चीन ने फिर शुरू किया युद्धाभ्यास। अगर ताइवान आप लोग देखना चाहें तो ये आप देखिए, ताइवान आपको देखने को मिलेगा। ताइपे इसकी राजधानी है, चाइना इसे अपने अभिन्न अंग बताता है। भारत की मदद से श्रीलंका में 100 वर्ष पुरानी रेल लाइनों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है, आप सभी जानते हैं। सांस्कृतिक संबंध भी हमारे मिलते हैं। पाक जल डमरू, मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी यहीं। ठीक है। चीन के विदेश मंत्रालय के बड़बोले प्रवक्ता झाओ लिजियांग हटाए गए। और ईरान में 3 और प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा दी गई। देखिए, हिजाब के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है ईरान में, ये ईरान है। हम लोग चाबहार फोर्ट का निर्माण भी हम लोग किए हैं यहाँ। ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। ये आप लोग देखेंगे कि खेल का चित्र, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करेगा। मैच से ठीक पहले बुमराह बाहर। श्रीलंका के विरुद्ध गुवाहाटी में पहला वनडे आज। रोहित विराट की वापसी और बल्लेबाजी होगी मजबूत। सबसे ज़्यादा पसंद भी हमारे देश में आप देखते हैं कि क्रिकेट को ही किया जाता है।
स्टार इंडिया ने बीसीसीआई से मौजूदा सौदे में छूट मांगी। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया की बात हो रही है, यानी कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, उसी की बात हो रही है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं अभी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और पिटोरियस का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। भारत के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाऊंगा, स्टार कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की चोटिल तेज गेंदबाज हैं। T20 लीग में टॉस के बाद तय होगी अंतिम एकादशा, और कुछ भी मौके पर छोड़ना नहीं चाहिए, हरमनप्रीत कह रहे हैं। और क्वेतोवा ने विम्बलडन चैंपियनशिप में एलिना रिबाकिना को दी माते। आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले अपने क्षमता दिखाते हुए विम्बलडन चैंपियनशिप में। मलेशिया ओपन से वापसी करेंगी सिंधु, चोट के कारण। आप देखेंगे पीवी सिंधु की बात हो रही है। वेल्स के कप्तान गैरेथ बेल ने फुटबॉल को अलविदा कहा। वेल्स के कप्तान है। लगार्ड ने ट्रायल में विश्व चैंपियनशिप को हराया। नौसेना के लगार्ड गौरव गोरखा ने सोमवार को यहाँ पुरुष निशानेबाजी की ग्रुप ए में 10 मीटर एयर राइफल T1 ट्रायल में मौजूद विश्व चैंपियनशिप रुद्राक्ष V पाटिल को 17-9 से हराया है। चलिए, अच्छी बात है। नीरव के HCL हाउस की कीमत घटी। DRT ने फिर किया नीलाम का आदेश। PNB घोटाले में आप देखिए भगोड़ा नीरव कारोबारी की बात हो रही संपत्ति की। पिता की हत्या के 30 साल बाद बदला लेने को ले ली पूर्व पार्षद की जान। पुष्कर में आप देखिए, ये हरिद्वार में लालच देकर मतांतरण कराने का आरोप 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 44 साल आंखें मूंद रहा अभियोजन, अब शुरू हुई सामूहिक हत्याकांड की सुनवाई। ये 1979 में आप देखिए कानपुर में। चलिए, तो ये भी याद रखिए। इन सभी घटनाओं को भी पढ़ते रहना चाहिए, आँख कान खुले रखना चाहिए। ठीक है। ऊष्मा व उजास का पर्व मकर संक्रांति, अब उमा शंभु संवाद, ये भी पढ़ते रहिए। अध्यात्म में अगर भरोसा है आपका तो। परिश्रम के फल का आनंद, युवाओं के लिए संदेश, ये आप देखें 19 नवंबर 1894 को स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क से भारत की युवा भक्तों आल सिंगा और पेरुमल को पत्र लिखा था उन्होंने। चलिए, समर्पण सहयोग का उदाहरण मंदिर निर्माण, ये भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। ट्रक पर सेल्फी के बीच राजधानी एक्सप्रेस पर आई तो किया पथराव, 4 गिरफ्तार हुए। 98 वर्ष के राम सूरत को सलाखों से मिली मुक्ति। ये आप देखें 11,500 रुपये के अभाव में जमानत के बाद भी जेल से नहीं छूट पा रहे थे बुजुर्ग। ऐसे कई लोग आप देखते हैं कि जेल में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और इनका पूरा राम सूरत का भरा पूरा परिवार है, देखिए। चलिए, और आप देखिए कि उसे कालखंड में वह ऐसे अपराध की सजा भुगत रहे हैं जिनमें उनकी भूमिका संदिग्ध है, यानी कि आप देखिए पूरी तरह से आरोप भी नहीं सिद्ध हो पाया। टीवी अभिनेत्री तुनिसा शर्मा की एक और, चलिए छोड़िए, ज्ञानपीठ विजेता कश्मीर के पहले कभी प्रोफेसर राही नहीं रहे। ये कश्मीर विश्वविद्यालय कश्मीरी भाषा विभाग के पहले प्रमुख थे। चलिए, वंदे भारत पर पथराव की रिपोर्टिंग पर बंगाल पुलिस ने पत्रकारों को किया तलब। बिहार जहरीली शराब मामले में SIT के लिए हाईकोर्ट जाए। चलिए, आपने देखा होगा बिहार में शराबबंदी है, फिर भी लोग पीते रहते हैं, फिर जान भी जाती रहती है। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी रहती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिलते हैं। लंदन में शुरू हुई दुनिया की पहली भूमिगत यात्री रेल सेवा। 1863 में आज ही लंदन के फरिंगटन सेंट में पेडिंगटन के बीच दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे चलाई गई थी। स्टीम इंजन वाले इस ट्रेन से 6 किलोमीटर की दूरी 33 मिनट में तय की गई थी। इस ट्रेन में 4 डिब्बे थे। भूमिगत रेल का प्रस्ताव ब्रिटिश राजनीतिक चार्ल्स पियर्सन ने रखा था। अमेरिका में पहली बार पोलियो वायरस को किया गया था आइसोलेट। 1947 में आज ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ह्यूबर्ट S. लोरिंग और C.E. स्वेडर्ट ने पोलियो वायरस को आइसोलेट करने में सफलता हासिल की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तस्वीर में इस वायरस का आकार लगभग 25 नैनोमीटर देखा गया था और इसमें पोलियो वैक्सीन बनाने की राह भी खुली थी। जॉन मथाई ने पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट। अर्थशास्त्री जॉन मथाई का जन्म 1886 में आज ही केरल के कालीकट में हुआ था और उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन में शुरुआत वकालत से की थी और 1918 में विशेष कार्य
कार्याधिकारी के रूप में मद्रास सरकार में शामिल हुए थे। आजाद भारत के पहले रेल मंत्री बने। 1948 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। बजट में योजना आयोग के गठन की रूपरेखा तैयार कर भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। मथाई भारतीय स्टेट बैंक के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? कई बार बता चुका हूँ, ये आप लोग नीचे बताइएगा। त्वचा के फैट सेल्स मुहासे से करते हैं बचाव। हेयर फॉलिकल्स के बाहर की कोशिकाओं की सामने आई महत्वपूर्ण भूमिका। ये नई नई आप देखते हैं खोजें होती रहती हैं। पानी में तैरता कैफे, यह कोई सड़क नहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बाहरी इलाके नाखोन पाथेम में नदी पर तैरता कैफे है, देख लीजिए। नियमित व्यायाम के बाद बादाम का सेवन में से तेजी सुधारता है मेटाबॉलिज्म। नियमित रूप से व्यायाम, ये आप देखिए करते रहा करिएगा, ठीक है। और गंध को महसूस करने वाली नई कोशिकीय अवयव की खोज की गई है। गंध का पता लगाने वाली आर्गेनल से प्रक्रिया की मिली विस्तृत जानकारी। कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं में ही यह होता है मौजूद। नॉर्वेजियन सागर में मछुआरों को मिली विचित्र मछली मास्को में। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा, छोड़ना है तो छोड़ दिया करिएगा। देश में बहुत शानदार और अद्भुत कहानियां हैं। साइरस कह रहे हैं KGF 3 बनने में अभी लगेगा समय। साउथ की मूवियाँ अच्छी चल भी रही हैं। भारत में सर्वाधिक कमाई वाली हॉलीवुड फिल्म बनी अवतार द वे ऑफ वाटर। मैं खुद को अभिनेता कहता हूँ, इस्वाक सिंह कह रहे हैं। बिना देखे सब्जी बना लेती थी। जी टू फिल्म की बनेगी फ्रेंचाइजी। अगर अपना साथ पसंद नहीं तो फिर किसी का पसंद नहीं आएगा। चलिए आप देखते रहिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे से कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, ठीक है।